हेलो। तो आज की इस गहरे विश्लेषण में हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, टाटा एल्क्सी के बारे में। काफी चर्चा में है ये अभी। सही बात है। उन्होंने अभी अभी एक बेहद ऐतिहासिक आंकड़ा छुआ है। मतलब अपने इतिहास में पहली बार उन्होंने एक क्वार्टर में 1000 करोड़ का रेवेन्यू पार किया है। हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। बिल्कुल। एक आम नज़र से देखें तो ये किसी भी बिजनेस के लिए जश्न मनाने का मौका है, लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब पैराडॉक्स है। वो प्रॉफिट मार्जिन्स वाला सीन। हाँ, वही। ऐसी खुशी के मौके पर उनके प्रॉफिट मार्जिन्स अचानक घाटे में क्यों चले गए? आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी का इशू नहीं लग रहा। सही कहा आपने। एक तरफ रेवेन्यू अपने नए शिखर पर है और दूसरी तरफ मुनाफा इतनी तेजी से गिरा है कि पूरी आईटी और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का ध्यान इस पर चला गया है। और ध्यान देना बनता भी है। एकदम। टाटा एल्क्सी की ये सिचुएशन दरअसल पूरे इंडियन टेक और आर&डी आउटसोर्सिंग सेक्टर के फ्यूचर का एक ट्रेलर लग रही है। बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो आज हमारा मिशन काफी क्लियर है। हम समझेंगे कि इस 1000 करोड़ के पीछे के ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं और अचानक मार्जिन्स गिरने के पीछे आखिर कौन सा स्ट्रक्चरल दर्द छुपा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैनेजमेंट का वो मार्जिन रिकवरी प्लान। हाँ, वो 4 क्वार्टर का मास्टर प्लान जो इन मार्जिन्स को वापस ट्रैक पर लाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस 1000 करोड़ के माइलस्टोन को ही थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जरूर। अगर हम बिल्कुल रॉ नंबर से शुरू करें। हाँ, नंबर्स बताएं। माहौल देखा जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी में इस वक्त काफी उतार चढ़ाव है, फिर भी रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। सही बात है। तो टाटा एलएलसी ने इस क्वार्टर में मोटा मोटी 1021.1 करोड़ का ऑपरेटिंग रेवेन्यू दर्ज किया है। 1021 करोड़। ओके। अब पिछले साल के मुकाबले अगर हम इसे देखें तो ये 14.5% की ग्रोथ लगती है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल पहलू को समझना बहुत जरूरी है, जिसे हम कांस्टेंट करेंसी कहते हैं। अच्छा, ये करेंसी वाले झोल का क्या चक्कर है यहाँ? होता क्या है कि टाटा एलएलसी का ज्यादातर बिजनेस डॉलर, यूरो या पाउंड में होता है। जब इन करेंसीज का रेट रुपए के मुकाबले ऊपर नीचे होता है ना, तो उसका असर सीधा इनके रेवेन्यू पर पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर हम उस करेंसी वाले फ्लक्चुएशन को हटा दें और सिर्फ असली बिजनेस ग्रोथ को नापें तो इनकी ग्रोथ दरअसल 6.5% बनती है। ओह, मतलब 14% नहीं, एक्चुअल में 6.5%। हाँ, पर देखिए, किसी भी इंजीनियरिंग और आर&डी सर्विसेज कंपनी के लिए, खासकर इस माहौल में जहां बड़ी ग्लोबल कंपनीज अपने खर्चे काट रही हैं, ये 6.5% का आंकड़ा भी सच में काबिल तारीफ है। सही बात है, ग्रोथ तो ग्रोथ होती है, लेकिन जैसा अभी जिक्र हुआ, इस रिकॉर्ड रेवेन्यू के ठीक पीछे एक वार्निंग लाइट जल रही है। आप पीए और मार्जिन्स की बात कर रही हैं? हाँ, इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी सारा टैक्स कटने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले लगभग 22.6% गिर गया है। और गिरकर वो सिर्फ 170.6 करोड़ रह गया है, जो कि काफी बड़ा ड्रॉप है। बिल्कुल। और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को नापने वाला सबसे बड़ा मेट्रिक होता है ईबिटा मार्जिन, वो तो Q4 के 24.6% से लुढ़ककर सीधा 21.2% पर आ गया है। जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है यहाँ। एक तरफ टॉप लाइन दौड़ रहा है और बॉटम लाइन हाफ रहा है। बिल्कुल सही एनालिसिस है। इस इम्बैलेंस को समझने के लिए हमें इस गाड़ी के इंजन को खोलकर देखना पड़ेगा। आखिर इस 1000 करोड़ की स्पीड को कौन से सेगमेंट्स ड्राइव कर रहे हैं? सबसे बड़ा इंजन बिना किसी शक के इनका ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल है। अच्छा, उस सेगमेंट में क्या चल रहा है? ये अकेला सेगमेंट इनके पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज यानी एसडीएस रेवेन्यू का करीब 55.3% हिस्सा बनाता है। मतलब आधे से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ गाड़ियों से आ रहा है। हाँ, और इस क्वार्टर में इसने कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 6.7% की सॉलिड ग्रोथ दिखाई है। और इस ग्रोथ का मेन रीजन क्या है आजकल? अब देखिए, वो जमाना चला गया है जब इंडियन आईटी कंपनीज सिर्फ छोटे मोटे डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर बनाती थी या बेसिक नेविगेशन सिस्टम्स वगैरह। सही कहा। आजकल टाटा एल्क्सी का लगभग 78% ऑटोमोटिव रेवेन्यू सीधे ओईएम से आ रहा है। ओईएम्स यानी जो मेन गाड़ी बनाने वाली बड़ी कंपनीज होती हैं। हाँ, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। ये दर्शाता है कि वो अब कनेक्टेड मोबिलिटी, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स और एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुके हैं। मतलब आज की गाड़ी एक चलता फिरता कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर का दिमाग टाटा एल्क्सी डिजाइन कर रही है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। जिन्होंने इस ऑटो इंडस्ट्री को करीब से फॉलो किया है उन्हें पता है कि इस वक्त यूरोप में काफी सुस्ती है।
खासकर जर्मनी में। हाँ, वहाँ ईवी सेल्स गिर रही हैं, बड़ी ऑटो कंपनीज कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। तो फिर यूरोप की इस ठंडी हवा के बावजूद इनका ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट इतनी हीट कैसे जनरेट कर रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्शन असल में इनकी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी का सबूत है। वो कैसे? देखिए, यूरोप इनका सबसे बड़ा मार्केट जरूर है, वहां से इनका लगभग 40% से ज्यादा रेवेन्यू आता है, और ये सच है कि वहां नए डील्स स्लो हुए हैं। तो फिर ग्रोथ कहाँ से आई? मैनेजमेंट ने काफी चालाकी से इस वीकनेस को यूएस और एपैक रीजन्स के जरिए हेज कर लिया है। यानी एक मार्केट की सुस्ती को दूसरे मार्केट की तेजी से बैलेंस कर दिया। ये बिल्कुल। यूएस मार्केट में उन्होंने सिर्फ ट्रेडिशनल पैसेंजर कार्स पर फोकस नहीं किया है, उन्होंने ऑफ रोड और एरोस्पेस सेगमेंट्स में एंट्री ली है। ऑफ रोड जैसे कंस्ट्रक्शन गाड़ियां। सही पकड़ा। उदाहरण के लिए, हाँ। उन्हें यूएस की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी के साथ एक ऑटोनोमस फ्लैगर सिस्टम का डील मिला है। ओह, मतलब ऐसी बड़ी क्रेन्स या ट्रैक्टर्स जो बिना ड्राइवर के खुद सेफली ऑपरेट कर सकती हैं। हाँ, जो आसपास का माहौल समझकर खुद फैसला ले सकती हैं। और दूसरी तरफ अगर हम एपी पैक की बात करें, खासकर इंडिया की, हाँ, वहाँ क्या चल रहा है? पुणे में जेएसडब्ल्यू मोटर्स के साथ उनका नया पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा मूव है। वो जेएसडब्ल्यू के लिए एक नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी सेंटर बना रहे हैं। अच्छा, ये जे नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट? जो पूरी तरह से गाड़ियों के इलेक्ट्रिफिकेशन और डिजिटल इंजीनियरिंग पर फोकस करेगा। तो जब जर्मनी में काम धीमा हुआ तो उन्होंने यूएस में ट्रैक्टर्स को स्मार्ट बनाने और इंडिया में नए ईवी सेटअप के जरिए उस गैप को भर दिया। काफी स्मार्ट मूव है। बेहद स्मार्ट मूव है। ये तो हुई ट्रांसपोर्टेशन की बात, जहां एआई ने उन्हें बचा लिया। पर क्या बाकी सेगमेंट्स भी इतने हाईटेक हो चुके हैं? दूसरा बड़ा सेगमेंट मीडिया एंड कम्युनिकेशंस, उसने कैसा परफॉर्म किया? मीडिया एंड कम्युनिकेशंस ने तो एक्चुअली सबको सरप्राइज किया है। इस सेगमेंट ने 11.5% की लाजवाब ग्रोथ दिखाई है। 11.5%? इतने टर्ब्यूलेंट मार्केट में? हाँ, पिछले कुछ सालों से ग्लोबल मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर काफी हिला हुआ था, लेकिन अब वहां बड़ी M&A डील्स यानी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो रहे हैं। जब दो बड़ी टेलीकॉम कंपनीज आपस में मर्ज होती होंगी तो उनका आईटी सिस्टम बहुत बिखरा हुआ होता होगा। बिल्कुल, उनका डेटा और नेटवर्क सब बिखरा होता है। उन्हें अपने ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज करने के लिए नए वेंडर्स चाहिए होते हैं, और टाटा एलसी ने यहां बाजी मार ली है। किसी बड़ी डील का एग्जाम्पल है? हाँ, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्काई के साथ उनकी पार्टनरशिप है। टाटा एलसी उनके नेटवर्क को अपने न्यूरॉन प्लेटफॉर्म के जरिए पूरी तरह से ऑटोनोमस बना रही है। ऑटोनोमस नेटवर्क मतलब क्या? जिसे इंडस्ट्री में जीरो टच नेटवर्क कहते हैं। हाँ, ये जीरो टच नेटवर्क वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। अगर मैं इसको आसान भाषा में समझूं तो पहले नेटवर्क में प्रॉब्लम आने पर सैकड़ों इंजीनियर्स मैनुअली फॉल्ट ढूंढते थे। सही बात है। लेकिन अब ये न्यूरॉन प्लेटफॉर्म एआई का यूज करके खुद ही प्रॉब्लम डिटेक्ट करता है और खुद ही ठीक कर देता है। एग्जैक्टली यही हो रहा है। इस ऑटोनोमस सिस्टम की वजह से स्काई जैसी कंपनी को अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट में 30 से 70% तक की बचत मिल रही है। वाओ, 70% तक की बचत? हाँ, और नेटवर्क फेलियर रेट्स भी 30% तक कम हो गए हैं। जब आप क्लाइंट की इतनी भारी सेविंग्स कराते हैं तो आपका अपना रेवेन्यू भी स्केल होता है। लेकिन यहाँ मुझे एक खतरा भी दिख रहा है। अगर ये एआई प्लेटफॉर्म्स इतना काम खुद कर लेंगे तो क्या आगे चलकर ये एआई इन्हीं आईटी कंपनीज की अपनी जॉब्स को खत्म नहीं कर देगा? ये बहुत वैलिड पॉइंट है, और इस मुद्दे पर हम बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ने ट्रेडिशनल R&D बजट्स को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उस पर गौर करेंगे, पर उससे पहले इस 1000 करोड़ वाले पजल का एक और पहिया समझना जरूरी है, जो मुझे लगता थोड़ा फंसा हुआ है। आप हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज सेगमेंट की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। नंबर्स देखें तो हेल्थ केयर में लगभग 0.3% की नेगेटिव ग्रोथ दिखी है इस क्वार्टर में। वो थोड़ा पीछे रह गया। तो जब ऑटो और मीडिया इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं तो हेल्थ केयर कीचड़ में क्यों फंसा हुआ है? ये टेम्पररी डिले है या कोई बड़ी प्रॉब्लम है? देखिए, हेल्थ केयर इनके टोटल रेवेन्यू का सिर्फ लगभग 10.8% हिस्सा बनाता है, और मैनेजमेंट ने काफी क्लियरली बताया कि ये गिरावट स्ट्रक्चरल नहीं है। तो फिर हुआ क्या वहां? बस कुछ बड़ी डील्स क्लोजिंग स्टेजेस में डिले हो गई। पेपरवर्क और कंप्लायंस क्लियर नहीं हो पाया क्वार्टर एंड तक, लेकिन पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। अच्छा, क्या वहां भी कोई एआई प्लेटफॉर्म काम कर रहा है? बिल्कुल, वहां इनका वाइटल नाम का प्लेटफॉर्म है। ये मिड टेक कंपनीज को उनके ग्लोबल कंप्लायंस और सप्लाई चेन ट्रैक करने में मदद करता है। जैसे अगर कोई मेडिकल डिवाइस किस देश में बनी, कौन से पार्ट्स लगे, वो सब ट्रैक करना। सही कहा। इसलिए मैनेजमेंट को पूरा विश्वास है कि इस साल के अंत तक हेल्थ केयर भी रफ्तार पकड़ लेगा। इनफैक्ट उन्होंने पूरे साल के लिए हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ की आशा जताई।
क्योंकि उन्हें लगता है उनका ये डाइवर्सिफाइड मॉडल किसी एक सेक्टर की वीकनेस को आसानी से कवर कर लेगा। राइट, एकदम राइट। चलिए, टॉप लाइन की स्पीड तो बिल्कुल क्लियर हो गई, 1000 करोड़ का इंजन समझ आ गया। लेकिन अब आते हैं उस वार्निंग लाइट पर जिसने सबको सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ है। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन्स का घट्टे में जाना। हाँ, जैसा हमने शुरू में देखा, ईबिट मार्जिन्स में सीधे 330 बेसिस पॉइंट्स यानी 3.3% की अचानक गिरावट आई है। सुनने में 3.3% शायद छोटा लगे, हाँ। पर कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना बड़ा ड्रॉप आना एक अर्थक्वेक जैसा होता है। आखिर इनके मुनाफा कमाने की क्षमता अचानक इतनी क्यों गिर गई? इस मार्जिन ड्रॉप की एनाटॉमी को ठीक से समझने के लिए हमें इस गिरावट को 3 अलग-अलग बकेट्स में तोड़ना होगा। ओके, 3 बकेट्स। पहला बकेट क्या कहता है? पहला बकेट एक्चुअली पॉजिटिव था। उन्हें क्रॉस करेंसी गेन से लगभग 40 से 50 बेसिस पॉइंट्स यानी आधे % का मार्जिन बेनिफिट मिला। तो करेंसी ने तो फायदा ही करवाया, नुकसान कहाँ हुआ? असली नुकसान दूसरे और तीसरे बकेट में हुआ है। दूसरा बकेट समझाइए, इसने मार्जिन को कितना नीचे खींचा? दूसरे बकेट ने लगभग 150 बेसिस पॉइंट्स यानी 1.5% का मार्जिन ड्रॉप किया है। इसे मैनेजमेंट ने शॉर्ट टर्म और वन ऑफ कॉस्ट का नाम दिया है। एक बार के खर्चे, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें मुख्य रूप से 4 चीजें शामिल हैं। पहला, जो उन्हें मीडिया सेगमेंट में नई M&A डील्स मिली हैं, उनकी शुरुआती ट्रांजिशन कॉस्ट्स। ट्रांजिशन कॉस्ट्स मतलब नए प्रोजेक्ट सेटअप करने का खर्च? हाँ, जब आप किसी बड़ी कंपनी के बिखरे हुए IT सिस्टम्स को हाथ में लेते हैं तो शुरू में बहुत सारे इंजीनियर्स को लगाना पड़ता है, जिसका खर्चा अपफ्रंट आता है, पर बिलिंग बाद में आती है। समझ गए। और दूसरा खर्चा? दूसरा, नीचे और क्रिटिकल AI टैलेंट को रोकने के लिए दिए गए वन टाइम रिटेंशन बोनसेस। लोगों को कंपनी में रोके रखने के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया गया। बिल्कुल। तीसरा था एक स्पेसिफिक कस्टमर से जुड़ी कॉस्ट जो आगे रिपीट नहीं होगी। और चौथा, कुछ ऐसी एनुअल कॉस्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज जिन्हें उन्हें इस क्वार्टर में एडवांस में बुक करना पड़ गया। ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे आप किसी नए बहुत बड़े और आलीशान घर में शिफ्ट हो रहे हैं। कैसे? थोड़ा समझाइए। मतलब घर बड़ा है यानी आपका रेवेन्यू बढ़ गया है, लेकिन शिफ्ट होते वक्त अचानक मूवर्स एंड पैकर्स का भारी बिल आ गया, नए पड़ोस में गार्ड को एडवांस देना पड़ा और सोसाइटी वालों ने पूरे साल का मेंटेनेंस चार्ज पहले महीने ही मांग लिया। हाँ, ये काफी एप्ट एनालॉजी है। तो ये सब टेम्पररी खर्चे हैं, पर इससे घर का बजट एक क्वार्टर के लिए हिल गया। ये तो हुई 1.5% की बात, पर अभी भी सबसे बड़ा डेंट बाकी है। तीसरा बकेट क्या है? तीसरा बकेट सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। ये लगभग 220 बेसिस पॉइंट्स यानी 2.2% का मार्जिन ड्रॉप है। बाप रे, ये इतना बड़ा ड्रॉप किस वजह से हुआ? ये असल में उनके इन्वेस्टमेंट्स और ऑपरेशंस की मजबूरियों का नतीजा है। हुआ ये कि यूएस मार्केट में इनको कुछ बड़ी डील्स मिली जो बहुत तेजी से रैंप अप करनी थी। मतलब तुरंत काम शुरू करना था। अब आमतौर पर इंडियन IT कंपनीज क्या करती हैं? वो अपने एक्सपीरियंस्ड इंडियन इंजीनियर्स को H-1B वीजा पर यूएस भेज देती हैं। लेकिन इस वक्त तो यूएस में वीजा रिस्ट्रिक्शंस काफी सख्त हैं और डिलेज भी बहुत हैं। सही पकड़ा आपने। जब कंपनी अपने लोगों को टाइम पर नहीं भेज पाई तो उन्हें मजबूरन यूएस में ही लोकल ऑन साइट सब कॉन्ट्रैक्टर्स यानी थर्ड पार्टी यूएस वर्कर्स को हायर करना पड़ा। एक सेकंड, यहाँ रुकते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करना इतना बड़ा इशू कैसे बन गया कि मार्जिन 2.2% तक गिर जाए? बताइए क्या डाउट है? अगर मैं उनका डेटा देखूं तो इनका ऑन साइट ऑफशोर रेशियो पिछले क्वार्टर से सिर्फ 1% ही तो शिफ्ट हुआ है, यानी 75.1% ऑफशोर से अब वो 74.1% पर आ गए हैं। हाँ, नंबर्स तो यही कहते हैं। तो सिर्फ 1% लोग इधर से उधर होने पर मार्जिन्स में इतना बड़ा छेद कैसे हो सकता है? ये बहुत ही मैथमेटिकल और डीप सवाल है। इसका जवाब दरअसल इन दोनों की सैलरी के गैप में छुपा है। सैलरी गैप? कितना फर्क होता है? 1% सुनने में छोटा लगता है, पर यहाँ कॉस्ट का डिफरेंस जमीन आसमान का है। एक यूएस बेस पर बैठा ऑन साइट सब कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट एक इंडियन ऑफशोर इंजीनियर से करीब 4 से 5 गुना ज्यादा होती है। 4 से 5 गुना? माय गॉड। आप ऐसे सोचिए, अगर आप इंडिया में एक इंजीनियर को दिन का $50 दे रहे हैं तो उस यूएस सब कॉन्ट्रैक्टर को आपको दिन का $250 से $300 देना पड़ रहा है। ओह, तब तो डेफिनेटली बॉटम लाइन हिल जाएगी। बिल्कुल। जब हंड्रेड्स ऑफ लोगों का काम अचानक इतने एक्सपेंसिव रेट पे शिफ्ट होता है, भले ही वो टोटल वर्कफोर्स का सिर्फ 1% हो, उसका असर बेहद भारी होता है। इसके अलावा इस तीसरे बकेट में और क्या था? एक और बड़ी किस्मत खराब हुई उनकी।
यूएस में उनके एक कस्टमर ने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी फाइल कर दी। यानी उस कस्टमर का बिजनेस डूब गया और वो दिवालिया हो गया। इसका एलएक्सी पर क्या असर हुआ? असर ये हुआ कि उस कस्टमर से जो पैसे आने थे उनके लिए टाटा एलेक्सी को अपने प्रॉफिट में से एक अलग प्रोविजन निकाल कर रखना पड़ा। एक सेफ्टी फंड कि शायद ये पैसा अब कभी ना आए। सही कहा। और आखिरी खर्चा उनका नए एआई फैसिलिटीज और एआई टैलेंट पर किया गया इन्वेस्टमेंट था। इन सब ने मिलकर उस 2.2% का ड्रॉप क्रिएट किया। अब ये क्लियर हो गया कि बीमारी क्या है और इंजन हाफ क्यों रहा है, लेकिन मैनेजमेंट इन्हें शॉर्ट टर्म कहकर प्रेजेंट कर रही है। चलिए, बैंक्रप्सी वाला खर्चा और ट्रांजिशन कॉस्ट्स तो वाकई टेम्पररी हैं, लेकिन क्या यूएस सब कॉन्ट्रैक्टर्स और वीजा रिस्ट्रिक्शंस वाकई शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है? ये तो इंडस्ट्री का परमानेंट दर्द बन चुका है। देखिए, मैनेजमेंट इसको काफी प्रैक्टिकली देख रही है। उनका पॉइंट ये नहीं है कि कल सुबह वीजा इश्यूज जादू से ठीक हो जाएंगे। तो उनका प्लान क्या है? उनका पॉइंट ये है कि इन एक्सपेंसिव यूएस सब कॉन्ट्रैक्टर्स पर उनका अपना डिपेंडेंस शॉर्ट टर्म है। जैसे ही नया कॉम्प्लेक्स डील स्टेबलाइज होता है, उनका फिक्स प्लान होता है उस काम को धीरे धीरे पैक करके इंडिया यानी ऑफशोर सेंटर्स में लाने का। अच्छा, तो उस ट्रांजिशन साइकिल को वो टेम्पररी कह रहे हैं? समझ गए। अब जब बीमारी पूरी तरह डाइसेक्ट हो चुकी है तो इसका इलाज क्या है? इलाज यानी उनका रिकवरी स्ट्रैटेजी। हाँ, मैनेजमेंट ने इन मार्जिन्स को वापस 21.2% के हिस्टोरिकल लेवल्स पर ले जाने के लिए आने वाले 4 क्वार्टर्स का क्या डिटेल रोड मैप बनाया है, ये जानना सबसे जरूरी है। इस रोड मैप को उन्होंने फेजेस में बांटा है, जिसमें काफी उतार चढ़ाव है। सबसे पहले बात करते हैं उस 150 बेसिस पॉइंट्स वाले दूसरे बकेट की, वो जिसमें घर शिफ्ट होने वाले टेम्पररी खर्चे थे। हाँ, मैनेजमेंट का कहना है कि Q2 में आते आते M&A ट्रांजिशन कॉस्ट्स और रिटेंशन बोनस जैसी कॉस्ट्स लगभग खत्म हो जाएंगी। तो अगर मैथमेटिकली देखें तो Q2 में मार्जिन तुरंत 1.5% ऊपर जाना चाहिए, राइट? ऐसा लगता जरूर है, लेकिन अजीब बात यह है कि ऐसा नहीं होगा। है? क्यों नहीं होगा? अगर वो मूवर्स एंड पैकर्स का खर्चा खत्म हो गया तो सेविंग तो दिखनी चाहिए ना? क्योंकि ठीक उसी वक्त एक नया खर्चा उनके दरवाजे पर खड़ा है। Q2 में कंपनी अपने सभी एलिजिबल एम्प्लॉइज को कंपनी वाइड वेज हाइक यानी सैलरी इंक्रीमेंट देने वाली है। अचानक सबको एक साथ हाइक क्यों? पिछले साल तो उन्होंने इसको अलग अलग क्वार्टर्स में तोड़कर दिया था ना? हाँ, पिछले साल अक्टूबर और जनवरी में दिया था, लेकिन इस बार सबको एक ही क्वार्टर में दिया जा रहा है। पर जब मार्जिन्स पर पहले इतना दबाव है तो सैलरी बढ़ाने का ये टाइमिंग ठीक है? ये टाइमिंग उनकी मजबूरी भी है और जरूरत भी। इस वक्त इंडस्ट्री में उनका एट्रिशन रेट लगभग 16% चल रहा है। 16% लोग छोड़कर जा रहे हैं? हाँ, और एक बहुत बड़ा थ्रेट मार्केट में आकर खड़ा हो गया है, जिसे हम GCCs कहते हैं, यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। हाँ, जो दुनिया भर की बड़ी कंपनीज इंडिया में अपने खुद के AI सेंटर्स खोल रही हैं। एग्जैक्ट। वो बहुत अग्रेसिवली इंडियन टैलेंट को हायर कर रही हैं। ऐसे मार्केट में जहां AI और नीश टैलेंट की इतनी डिमांड है, अपने क्रिटिकल इंजीनियर्स को रिटेन करना टॉप प्रायोरिटी बन जाता है। क्योंकि अगर क्लाइंट का बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और कोर टीम छोड़कर चली जाए तो पूरी डिलीवरी फेल हो सकती है। सही बात है। डिलीवरी सिक्योर करने के लिए वेज हाइक देना ही पड़ेगा। तो ये तो एक तरह का फाइनेंशियल सीसॉ बन गया है। एक तरफ Q2 में ट्रांजिशन कॉस्ट्स नीचे जा रहे हैं और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ वेज हाइक्स का भार ऊपर आ रहा है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। एक झूला जो Q2 में फ्लैट रहेगा। तो आखिर ये प्रॉफिट मार्जिन्स हिस्टोरिकल लेवल्स पर वाकई बढ़ना कब शुरू होंगे? असल फायदा आपको Q3 और Q4 में नजर आएगा। Q2 के बाद वेज हाइक्स पूरी तरह सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद असल जादू उनके ऑफशोर ऑप्टिमाइजेशन प्लान से होगा, जैसा हमने सब कॉन्ट्रैक्टर्स वाले मुद्दे पे बात की थी कि वो उन महंगे US वर्कर्स को हटाएंगे। हाँ, आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स के अंदर कंपनी सिस्टमैटिकली उन सब कॉन्ट्रैक्टर्स को हटा देगी। उनकी जगह या तो उनके खुद के वीजा क्लियर्ड एम्प्लॉयज वहां जाएंगे, या सबसे आइडियली वो पूरा काम इंडिया के ऑफशोर सेंटर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये एक्सपेंसिव लेयर हटेगी और रेवेन्यू 1000 करोड़ के ऊपर स्केल होता रहेगा, बॉटम लाइन की स्टेबिलिटी खुद वापस लौट आ जाएगी। बिल्कुल, ये उनका 4 क्वार्टर का फिक्स प्लान है। ये प्लान पेपर पर तो काफी सॉलिड और प्रैक्टिकल लग रहा है, पर एक आखिरी लीवर जिसका जिक्र मैनेजमेंट बार बार करती है वो उनके प्रोप्राइटरी AI प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे स्काई के लिए न्यूरॉन, हाँ, या हेल्थ केयर के लिए वाइटल। हाँ, तो क्या ये प्लेटफॉर्म सिर्फ क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए मार्केटिंग टूल्स है, या ये मार्जिन्स को परमानेंटली ठीक करने में वाकई कोई मदद करते हैं? ये प्लेटफॉर्म सिर्फ मार्केटिंग टूल बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग टर्म में यही इनके मार्जिन्स का सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव शील्ड है। वो कैसे? देखिए, ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में बिलिंग,
पर आर पर हेड बेसिस पर होती है। जितने ज्यादा इंजीनियर्स लगेंगे उतना बिल बनेगा, लेकिन कॉस्ट भी उतनी बढ़ेगी। लेकिन जब टाटा एलेक्सी न्यूरॉन जैसा एआई प्लेटफॉर्म क्लाइंट के वर्कफ्लो में इंटीग्रेट करती है, तो वो पूरे प्रोडक्ट इंजीनियरिंग को ट्रांसफॉर्म कर देता है। मतलब कोड लिखने के लिए हजारों लोग नहीं चाहिए होते। सही कहा। एआई ऑटोमेशन से वही काम कम लोगों में ज्यादा स्पीड और जीरो एरर के साथ हो जाता है। यानी आप क्लाइंट से पैसे उस आउटकम या रिजल्ट के ले रहे हैं, ना कि उन घंटों के जो आपके इंजीनियर्स ने बिताए। बिल्कुल, इसे आउटकम बेस्ड प्राइसिंग कहते हैं। जब आप कम रिसोर्सेज में बेटर क्वालिटी डिलीवर करते हैं, तो आपकी इंटरनल डिलीवरी एफिशिएंसी बढ़ती है। और जब एफिशिएंसी बढ़ती है तो मार्जिन्स नेचुरली एक्सपैंड होते हैं और लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस आती है। हाँ, और ये उनको उस ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग वाले ट्रैप से बाहर निकालता है। ये पूरा विश्लेषण अब काफी क्लियर हो चुका है। अगर हम आज के इस डीप डाइव को समेटें तो कुछ चीजें काफी साफ रूप से उभर कर आती हैं। जैसा कि ये दिखाता है कि उनका कोर बिजनेस काफी मजबूत पोजीशन में है, खासकर ट्रांसपोर्टेशन और मीडिया डील्स में। हाँ, इसलिए करंट ईयर के लिए उनकी हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ की आशा रियलिस्टिक लगती है। दूसरा, मार्जिन गिरने के पीछे का शॉर्ट टर्म दर्द अब क्लियर है। यूएस सब कॉन्ट्रैक्टर्स और ट्रांजिशन कॉस्ट वाला मुद्दा। सही कहा। और तीसरा, इनका मार्जिन रिकवरी रोड मैप काफी ट्रांसपेरेंट है। Q2 में वेज हाइक्स का बैलेंस और फिर Q3, Q4 में ऑफशोर शिफ्ट और रेवेन्यू स्केलिंग से मार्जिन्स की वापसी। बिल्कुल, इन्वेस्टर्स को इसी क्लैरिटी की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ एक ऐसी सूक्ष्म बात है जो उनकी अर्निंग्स कॉल से उभर कर आई और जिसके बारे में हर श्रोता को सोचना चाहिए। आप उस R&D बजट वाले मुद्दे की बात कर रही हैं? हाँ, वही AI और R&D वाला शिफ्ट। वो सच में काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट था। टाटा एलेक्सी के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर ने पॉइंट आउट किया कि आजकल बड़ी कंपनीज जो AI पर इतना पैसा खर्च कर रही हैं, वो बजट आसमान से नहीं आ रहा। तो कहाँ से आ रहा है? वो बड़ी कंपनीज दरअसल अपने ट्रेडिशनल R&D बजट्स को काट रही हैं, कर्टेल कर रही हैं और उस पैसे को AI ट्रांसफॉर्मेशंस में झोंक रही हैं। ये तो सच में एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। एक आम इंसान इसका नतीजा तुरंत नहीं समझ पाएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि सड़क खुद ही बदल रही है। सही कहा, और यही आगे का सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इसी सवाल के साथ आज हम इस डीप डाइव को एंड करेंगे। देखने वाली बात यह है कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो, मीडिया और हेल्थ केयर कंपनीज अपना पैसा ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर कोडिंग से निकालकर सिर्फ AI में डाल रही हैं, तो आने वाले 3 से 5 सालों में उन इंजीनियरिंग और IT सर्विसेज कंपनीज का क्या होगा? क्या उनका प्राइसिंग पावर खतरे में पड़ जाएगा? टाटा एलेक्सी तो अपने प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म्स के सहारे इस बदलाव के साथ तैरने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या पूरी इंडस्ट्री के लिए AI उनके बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा दोस्त बनेगा या सबसे बड़ा खतरा? इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा। आज का ये डीप डाइव हम यही समाप्त करते हैं। कीप क्वेश्चनिंग, कीप एनालाइजिंग।